क्लास, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू कपल कॉमर्स क्लासेस। हम लोग हमारे नीटी का रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। रिवीजन क्लासेस में अभी तक हम सैलरी हेड पढ़ चुके हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड पढ़ चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हम कर चुके हैं और रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया है। मेनली हेड्स में हम अभी तक सैलरी हेड और हाउस प्रॉपर्टी हेड को कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड। जो हमारे 5 हेड हैं उनमें से सबसे वाइड हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हेड, जिसे हम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम इससे शुरुआत करते हैं हमारे दिन की और कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमारे लिए बहुत अच्छे से हमको समझ में आए और इसकी कोई भी क्वेरीज़ हमारी बाकी नहीं रहे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है, किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट है, तो नोट्स पे मेरे नंबर शेयर किए हुए हैं, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं वहाँ पर आपको रिजोल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको आगे की वीडियोज़ ईजिली मिल सके। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम हमारा इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स। ठीक है, जिसे कि मैं पीजीबीपी के नाम से भी बुलाती हूँ। पीजीबीपी मीन्स प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जैसे कि हम क्या करते हैं, हर चैप्टर के हर हेड की स्टार्टिंग में हम ये पढ़ते हैं कि चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है। देखिए ज़रा सैलरी में हमने, देखिए मैं आपको बार बार थोड़ा सा रिकनेक्ट इसलिए करवाती हूँ क्योंकि हमारी रिवीजन क्लास चल रही है। जितनी बार हम चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे उतना ही हमारा दिमाग उसको अच्छे से स्टोर कर पाएगा। सैलरी में हमने 3 बेसिक सेक्शन पढ़े थे, 15, 16 एंड 17। 15 इज़ अ चार्जिंग सेक्शन, 16 इज़ फॉर डिडक्शन एंड 17 इज़ फॉर परक्यूजिट्स एंड अदर्स लाइक अलाउंसेस। हाउस प्रॉपर्टी में हमने चार्जिंग सेक्शन जो पढ़ा था वो था 22, उसके बाद में हम सेक्शन नंबर 27 तक गए थे। ठीक है, अब हमारा जो पीजीबीपी है वो बात करता है सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन की। हर चैप्टर की शुरुआत में हम चार्जिंग सेक्शन पढ़ते हैं। चार्जिंग सेक्शन पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या होता है साहब, क्योंकि चार्जिंग सेक्शन ही हमें ये बताता है कि इनकम को इस हेड में क्यों चार्ज करना है, क्यों हमारी इनकम पीजीबीपी की इनकम मानी जाएगी, क्यों उसे मैं हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मान सकती। देखिए बेसिक बात मेरी ध्यान से सुनिए, जैसा कि आपको हेड से ही पता चल रहा है, हेड के नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी ऐसी इनकम जो कि आपके बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड है उसे आपको इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करना है। ओके, अब देखिए ज़रा मेरी बात ध्यान से समझिए। बिजनेस और प्रोफेशन क्या होता है ये समझाने में मैं यहाँ पर रिवीजन क्लास का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशन हम ऑलरेडी हमारे रेगुलर क्लास में समझ चुके हैं। एक छोटा सा समरी मैं आपको बताऊँगी। प्रोफेशन मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, CMAs, ये सब आपके प्रोफेशनल्स आते हैं। बिजनेस जिसने अपना व्यापार चला रखा हो वो आपका बिजनेस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इनके डेफिनेशंस हमने रेगुलर क्लास में पढ़ी है, नोट्स में जाएंगे आपको ज़रूर मिलेंगी। ठीक है, तो अब देखिए ज़रा एक जनरल जो हमारा जर्नल व्यू है वो तो क्या है आपका, जनरल व्यू आपका ये है कि अगर आपको बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो रही है तो आपको पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल करनी है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपके पीजीबीपी हेड में कवर होते हैं। हम उन अलावा वाले पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, अगर बिजनेस और प्रोफेशन से आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है और सीधा सीधा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हेड में उसे टैक्सेबल कर लेना है। ठीक है, सैलरी, कमीशन, बोनस। ओहो मैडम आपने तो कहा था कि सैलरी मेरी सैलरी हेड में जाएगी। यस, मैंने आपसे कहा था, लेकिन जब मैंने आपको सैलरी हेड पढ़ाया था तो वहाँ पर एक एक्सेप्शन था कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स को सैलरी देती है तो वो पीजीबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा, ना कि सैलरी हेड में। किसके? पार्टनर्स के। तो पार्टनर्स अगर कमीशन, सैलरी, बोनस कुछ भी रिसीव करते हैं तो वो भी किससे? पार्टनरशिप फर्म से, तो वो आपका कहाँ जाएगा? पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। कॉम्पनसेशन पेमेंट। कॉम्पनसेशन पेमेंट मीन्स आपने कोई एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट के फुलफिल नहीं होने पर या उस एग्रीमेंट की कंडीशंस में कुछ चेंजेस होता है
उस कंडीशन में चेंजेस लाने के लिए आपको कुछ कॉम्पनसेशन का अगर पेमेंट किया जाता है, एग्रीमेंट के टर्मिनेशन पे आपको कुछ कॉम्पनसेशन का पेमेंट किया जाता है, तो वो कॉम्पनसेशन भी आपका क्या किस हेड में टैक्सेबल होगा, पीजेबीपी के हेड में टैक्सेबल होगा। ये सब छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं। बचपन में शक्तिमान बोला करता था ना अपने सीरियल के एंड में, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें, तो वही है, ये भी आपकी बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको दिमाग में इसलिए स्टोर करनी ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप ये छोटी बातें नहीं समझेंगे तब तक हम हमारे बड़े कॉन्सेप्ट्स के पास में नहीं चल सकते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सी इनकम हमें पीजीबीपी में टैक्सेबल करनी है, तब तक हम उस इनकम में से कौन से एक्सपेंडिचर लेस करने हैं, किसका डिडक्शन मिलेगा, किसका नहीं मिलेगा, वो सब बातें नहीं कर पाएंगे। सेक्शन नंबर 28 आपसे बात करता है इनकम के बारे में, जो कि पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। अभी तक कौन सी इनकम पड़ी? बिजनेस और प्रोफेशन से प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन, बोनस टू पार्टनर्स बाय पार्टनरशिप फॉर्म, कॉम्पनसेशन पेमेंट, ठीक है। इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी से यहाँ पे क्या मतलब है? स्पेसिफिक बिजनेस से आपने कुछ भी इनकम अर्न की है, ठीक है। या आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अपने बिजनेस से कुछ इनकम अर्न करी है, आपको ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिले हैं, वो सब भी पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होगा। रिसीट अंडर एग्रीमेंट, किसी एग्रीमेंट के अंडर आपको पैसा रिसीव मिला है, जैसा कि आपने अपने जो ये नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, कमर्शियल राइट्स, इनके लिए कोई एग्रीमेंट कर रखा है, तो उसके बदले आपको अगर कोई पैसा मिलता है तो वो भी आपका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपको पैसा मिलता है, कहाँ जाएगा? पीजीबीपी में जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन इट्स कन्वर्जन ट्रीटमेंट एज कैपिटल एसेट, आप उसे पहले कैपिटल एसेट बना के रखे हुए थे अपने पास, जब तक कैपिटल एसेट है तब तक तो कैपिटल गेन हैंड्स में जाएगी उससे रिलेटेड इनकम। लेकिन अगर आप उसे कन्वर्ट कर लेते हैं अपने स्टॉक इन ट्रेड में, मान लेते हैं मेरी एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसमें मैं दलाली का काम करती हूँ हाउस प्रॉपर्टी की, तो मैंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी भी बेचने के लिए निकाल दी, उसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया है, तो जिस दिन कन्वर्जन किया है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू मेरी पीजीबीपी मानी जाएगी, बिजनेस की इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजेंट, मैडम कैसी बातें करते हो आप, कैसी बातें करते हो, ये तो हम सैलरी एड में पढ़ रहे थे। बेनिफिट और परक्यूजेंट जो सैलरी एड में मिलते थे, पीजीबीपी में कौन बेनिफिट और परक्यूजेंट देने लग गया साहब? देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? आपको फ्री में सैंपल दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? कई बार ये भी होता है कि आप इतना टारगेट अचीव कर लेंगे तो आपको बैंकॉक की टूर पे भेजा जाएगा, आपको हांगकांग भेजा जाएगा, ऐसा भी होता है। ये सब चीज़ें आपकी क्या कहलाती है? परक्यूजेट्स। अगर आपको बिजनेस और प्रोफेशन के कारण ऐसी कोई परक्यूजेट्स या बेनिफिट्स मिलते हैं तो वो भी पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होंगे, चाहे वो कन्वर्टेबल इनटू मनी हो या ना हो, चाहे वो कैश में हो, चाहे वो काइंड में हो, चाहे वो आधा कैश में और आधा काइंड में हो, आपके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 35 AD हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में, स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में इसमें बात होगी, ठीक है। उससे रिलेटेड इनकम भी आपके इसमें आती है। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिस पे मैं खतरे का निशान लगा रही हूँ, डेंजर जोन जिसे मैं अपनी नज़र में कहूँगी, स्पेकुलेटिव बिजनेस। किसे कहते हैं? स्पेकुलेशन, सट्टा बाजारी। मैडम आप तो हिंदी अनुवाद करती है। स्पेकुलेशन का मतलब है आपका अ ट्रांजेक्शन इज डिफाइंड एज अ ट्रांजेक्शन इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज और सेल ऑफ एनी कमोडिटी इंक्लूडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स इज पीरियडिकली और अल्टीमेटली सेटल्ड अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर ऑफ द कमोडिटी और स्क्रिप्ट्स। देखिए, शेयर्स और कमोडिटी में आप लोग डील करते हैं, ठीक है। आप लोग क्या करते हैं? शेयर्स और कमोडिटी में डील करते हैं। कई बार तो क्या होता है, आप लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स और कमोडिटी में। आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया 1 अप्रैल 2020 को, इसे आपने 5 साल तक के लिए उसके अंदर रखा और फिर इसे आपने बेच दिया। कई बार ऐसा होता है इसे आप 6 महीने के लिए रखते हो और फिर आप बेच देते हो। कई बार ऐसा होता है आप इसे 3 महीने में बेच देते हो। कई बार ऐसा होता है आज खरीदा और आज ही बेच दिया, ठीक है। आप ऐसे चुनिंदा ट्रांजैक्शन करते हो तो ये ट्रांजैक्शंस जाते हैं कैपिटल गेन की कैटेगरी में, ओके। आपको इससे LTCG होगा या STCG होगा, LTCL होगा या STCL होगा।
लेकिन आप क्या करते हैं, डे टू डे, रोज सुबह मार्केट खुलता है तब उठते हैं, बैठते हैं और शेयर परचेज करते हैं और बेचते हैं। रोज आपका डे टू डे एक्टिविटीज आपकी क्या है, शेयर्स और कमोडिटीज में डील करने की। देन दिस इज कॉल्ड स्पेकुलेशन, और ये स्पेकुलेशन वाला ट्रांजेक्शन आपका जाता है पीजीबीपी हेड में। आई क्या बात समझ में? आपका बिजनेस करने का मोटिव ही शेयर और कमोडिटी में डील करना है। आप काम ही शेयर और कमोडिटी में की सेल और परचेज का करते हैं पीरियडिकली, तो वो स्पेकुलेशन वाला बिजनेस है। और उसे क्या पीजीबीपी हेड में हम क्या करते हैं, टैक्सेबल करते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करते हैं, कभी कभार करते हैं, तो वो कैपिटल गेन्स में जाता है। ठीक है, चले आगे। चले, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक्सेप्शंस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। कंपनीज ग्रॉस टोटल इनकम मेजर पोर्शन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कंपनीज प्रिंसिपल बिजनेस, अगर कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस ही ट्रेडिंग इन शेयर, बैंकिंग, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस है, तो ये आपके क्या है, एक्सेप्शंस है। कंडीशंस एग्जाम्प्टिंग टू a company for being considered as engaging in speculative business। ठीक है, डीलिंग इन डेरिवेटिव्स फ्यूचर ऑप्शंस इज नॉट कंसिडर्ड एज स्पेकुलेटिव बिजनेस। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका अगेन खतरे का मुद्दा है। ठीक है, डेरिवेटिव्स में अगर आप डील कर रहे हैं, फ्यूचर ऑप्शन में डील कर रहे हैं, F&O का काम कर रहे हैं, तो उसे आप स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं मान सकते हैं। चले आगे, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। मैडम ये कैसी बात कर दी, ये तो बात ही नहीं समझ में है। देखिए ज़रा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जो हमारे बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड इनकम है, उसके कुछ डिस्क्लोजर और कंपटीशन के नॉर्म्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हुए हैं। उनके छोटे छोटे से, अब कम्प्लीटली तो मैं आपको यहाँ मेंशन कर नहीं सकती क्योंकि हम अकाउंट्स तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है, इसलिए मैंने ICDs का छोटा सा पार्ट यहाँ पर आपको मेंशन किया है। देखिए ज़रा, ICD applies to all taxpayers except individual and HUF who are not covered under the tax audit under section 44AB। सारे टैक्स पेयर्स पे एप्लीकेबल होंगे ICDs, लेकिन इंडिविजुअल और HUF पे केवल तब होंगे जब वो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हो, अदरवाइज उन पे ICD एप्लीकेबल नहीं होगा। ICD अप्लाइज ओनली टू टैक्स पेयर फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। केवल उन्हीं टैक्स पेयर्स पे अलाउड होता अप्लाई होगा जो कि मर्केंटाइल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। ICD shall apply irrespective of the accounting standard adopted by the company, either accounting standard or Ind AS। चाहे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट करो, चाहे Ind AS अडॉप्ट करो, ICD तो आप पर अप्लाई होंगे। ICD shall also apply to the person computing income under the relevant presumptive taxation scheme। For example, for computing presumptive income of a partnership firm under section 44AD of the Act, the provision of ICDs on construction contract and revenue recognition shall apply for determining the receipt or turnover as the case may be। ठीक है, the provision of ICD shall not apply for computation of MAT, however it shall apply for computation of AMT, as AMT is computed on adjusted total income which is derived by making specified adjustments to total income computed as per the regular provision of the Act। IT Act, IT rules versus ICD, तो क्या प्रिवेल करेंगे, IT Act और रूल्स प्रिवेल करेंगे, ICDs प्रिवेल नहीं करेंगे। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स एंड जजमेंट्स वर्सेस ICDs, तो ICDs प्रिवेल करेंगे, प्रोनाउंसमेंट और जजमेंट्स प्रिवेल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए ज़रा, ये आपका जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज़ था। अब देखिए ज़रा, 3 मेन सेक्शंस हैं जो हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। सेक्शन नंबर 145A, सॉरी सेक्शन नंबर 145, सेक्शन नंबर 145A एंड सेक्शन नंबर 145B। ये 3 सेक्शंस क्या बात करते हैं? पहला है सेक्शन नंबर 145A, जो कि आपसे ये कहता है कि इनकम चार्जेबल अंडर द हेड PGBP और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैज़ टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विथ either cash basis or mercantile system of accounting regularly employed by the SEC। आप इन दोनों में से कोई सा भी सिस्टम अडॉप्ट करो, लेकिन जो अडॉप्ट करो
उससे रेगुलरली फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि एक साल आपने मर्केंटाइल अपना लिया, एक साल आपने कैश अपना लिया, फिर अगले साल मर्केंटाइल पे आप चले गए। आप ये स्विच का गेम नहीं खेलेंगे। आप एक साल जो भी सिस्टम अप्लाई करें उसे सालों के लिए अप्लाई करें, और अगर चेंज करें तो फिर आपके पास में ठोस कारण होना चाहिए कि आपने क्यों चेंज किया। सेक्शन नंबर 145A आपसे बात करता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन सर्टेन केसेस। दिस इज रेलेवेंट फॉर PGBP ओनली, ठीक है। इन्वेंट्री, एक्चुअल कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर के ऊपर आप बुक करेंगे। परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ इन्वेंट्री, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज and inventory. Include the amount of any tax, duty, cess, fees to bring the goods or service to place of its location and condition, ठीक है। उसकी वैल्यू में आप ये वैल्यूज भी शामिल करेंगे। इन्वेंट्री सिक्योरिटीज नॉट लिस्टेड और लिस्टेड बट नॉट कोटेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एक्चुअल कॉस्ट पे बुक करेंगे। इन्वेंट्री जो लिस्टेड है और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड है उसे एक्चुअल कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पर बुक करेंगे। These 3 sections are very important. सेक्शन नंबर 45 जो कहता है कोई भी एक सिस्टम रेगुलरली फॉलो करो। 45A आपका काउंटिंग मेथड बताता है कुछ केसेस में, ठीक है। चलिए अब सेक्शन नंबर 45B की बात करते हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ सर्टेन इनकम, ठीक है। कुछ इनकम की टैक्सेबिलिटी की बात करता है। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन और एनहेंस्ड कॉम्पनसेशन, ये हमने ऑलरेडी भी पढ़ा हुआ है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा रिसीव बेसिस पे, जिस साल मिलेगा उस ही साल इसको टैक्सेबल किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता नहीं है कि एनहेंस्ड कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कॉम्पनसेशन पे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें नहीं पता। और इंटरेस्ट मिलता भी कौन से पीरियड का है, जिस दिन कॉम्पनसेशन ड्यू हुआ और जिस दिन कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ के बीच के पीरियड का। तो हमें यही नहीं पता है कि कॉम्पनसेशन रिसीव कब होने वाला है, तो हम उससे उसके इंटरेस्ट को टैक्सेबल कैसे कर सकते हैं, इसीलिए ये रिसीव बेसिस पे आपका टैक्सेबल होता है। सब्सिडी और ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। क्लेम फॉर एस्केलेशन ऑफ प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपोर्ट इंसेंटिव, टैक्सेबल व्हेन रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ इट्स रियलाइजेशन इज अचीव्ड। जब आपको लग जाए कि आपका एस्केलेशन ऑफ प्राइस वाला जो मुद्दा है वो सॉर्ट हो गया है, गवर्नमेंट से अप्रूव हो गया है, तब आपको क्या हो जाएगा, इसका बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। चलें आगे, चलिए दौड़ के चलिए, फटाफट आइए। अब देखिए ज़रा, अभी तक हम पढ़ रहे थे इनकम कौन सी टैक्सेबल करनी है PGBP हेड में, ये हमें बताया सेक्शन नंबर 28 में, जो कि है चार्जिंग सेक्शन। अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 से अब आपका शुरू हो जाएगा खर्चा किसे लेना है और इनकम किसे लेनी है, ठीक है। सेक्शन नंबर 30 आपकी बात करेगा रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। यहाँ से हमारे खर्चे शुरू हो रहे हैं। सेक्शन नंबर 28 हमें इनकम के बारे में बता रहा था, 30 से हमें ये पता चल रहा है कि इनकम तो हम ये वाली बुक करने वाले हैं साहब। अब इस इनकम में से खर्चे कौन कौन से मैं लेस कर सकती हूँ, मेरे बिजनेस के खर्चे या प्रोफेशन के खर्चे किसको मानना चाहिएगा। सेक्शन 30 कहता है बिल्डिंग से जुड़े हुआ, अगर आपने कोई रेंट पे किया है, कमर्शियल बिल्डिंग है, आपके बिजनेस में यूज़ आ रही है और आपने कोई रेंट पे किया है, टैक्स पे किया है, रेट पे किया है, रिपेयर किया है, तो उसे हम डिडक्शन दे देंगे, लेकिन वो रिवेन्यू इन नेचर होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, नॉट इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, यूज़ ऑफ बिल्डिंग। आपकी जो बिल्डिंग है वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बिल्डिंग का आधा पोर्शन, नीचे हमने दुकान खोल रखी है, ऊपर रेसिडेंस बना रखा है, तो हमें आधा ही खर्चा अलाउड होगा। अगर आपने आधा बिल्डिंग का आधा हिस्सा यूज़ करा है एज कमर्शियल और आधा यूज़ करा है एज रेसिडेंस, तो आपको केवल कमर्शियल वाले पोर्शन के लिए जितना भी आधा है, 1/3 है, 1/4 है, जितना भी पोर्शन आपका कमर्शियल आपके PGBP के लिए यूज़ आ रहा है, केवल उतना ही खर्चा आपको अलाउड होगा, राइट। नोशनल रेंट की परमिशन नहीं है। कई बार क्या होता है साहब, मैं प्रोप्राइटर हूँ किसी कंपनी का, घर भी मेरे ही नाम पर है, और जिस फर्म का मैं प्रोप्राइटर हूँ तो मैंने क्या किया साहब, रेंट दिखा रखा है कि भैया फर्म से मुझे रेंट दिया जा रहा है,
अरे तो भैया मेरी ही जेब से पैसा निकाल के तुम मेरी ही जेब पे डाल रहे हो, तो इससे मैं खर्चा नहीं मान सकती हूँ। क्यों नहीं मान सकती हूँ मैडम? फर्म का तो वो खर्चा ही है ना, इसलिए नहीं मान सकती हूँ क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में जो प्रोप्राइटर होता है वही फर्म का मालिक होता है। तो मालिक ने अपनी ही जेब से पैसा निकाला और अपनी ही जेब में वापस डाल दिया, तो नोशनल रेंट के का कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। रेंट पेड टू प्रोप्राइटर इज डिसअलाउड बट रेंट पेड बाय फर्म टू इट्स पार्टनर्स फॉर यूजिंग हिज प्रीमाइसेस इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि फर्म और उसके पार्टनर्स का अलग अलग अस्तित्व होता है, जबकि प्रोप्राइटरशिप फर्म का कंप्लीट मालिक होता है, जबकि फर्म में पार्टनर्स जो है वो फर्म के मालिक नहीं होते हैं। फर्म की अपनी आइडेंटिटी होती है, पार्टनर्स की अपनी आइडेंटिटी होती है। तो अगर पार्टनर्स को पेमेंट किया गया रेंट का तो वो अलाउड है, लेकिन प्रोप्राइटर को पे किया गया है तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है। करंट रिपेयर वर्सेस कैपिटल रिपेयर्स, मैंने आपको पहले ही कहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपको रिडक्शन मिलेगा, कैपिटल का नहीं मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्सेस अगर आपका पेमेंट कर रहे हैं आप, तो जिस ईयर में पेमेंट किया गया है, पता है आपको कल हमने हाउस प्रॉपर्टी का रिविजन किया था तो वहाँ पे भी ये कहा था जिस ईयर में पेमेंट किया है कैश बेसिस पे डिडक्शन मिलता है। सेम पीजीबीपी में भी कैश बेसिस पे ही आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 31 के पास में। यहाँ पर देखिए ज़रा ध्यान से, बिल्डिंग के केस में रेंट, रेट, टैक्सेस और रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस शामिल था। यहाँ पर केवल रिपेयर एंड इंश्योरेंस शामिल है, वो किसका? प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर। अगेन जो ये एसेट है वो आपके बिजनेस में यूज़ आनी चाहिए। अगर आधी पर्सनल और आधी बिजनेस के लिए यूज़ में आ रही है, या फिर कुछ पोर्शन पर्सनल और कुछ पोर्शन बिजनेस के लिए यूज़ आ रहा है, तो फेयर पोर्शन का आपको एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएगा, केवल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड होगा। ठीक है। रेंट फॉर फर्नीचर, प्लांट और मशीनरी, only repair and insurance of machinery plant is covered under this section. Rent paid for use of such asset is deductible under section 37। वो हम जब 37 पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ये सेक्शन केवल रिपेयर और इंश्योरेंस ही कवर करता है, लेकिन 30 वाला जो सेक्शन था वो बिल्डिंग के रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस सबको कवर कर रहा था। ऑलराइट। 28 ने मुझे चार्जेबिलिटी बताई कि कौन कौन सी इनकम मुझे टैक्सेबल करनी है। 30 ने मुझे रेंट, रेट, रिपेयर, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग के बारे में बात करी। 31 ने केवल रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर के बारे में बात करी। रेंट को यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है। अब देखिए ज़रा इस चैप्टर का सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका, जिस पे मैं खतरे का निशान भी लगा सकती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद भी है, इसमें से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन अराइज होता ही होता है और होना भी चाहिए। अगर पीजीबीपी में क्वेश्चन आ रहा है और डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नहीं आया तो साहब मज़ा ही नहीं है। डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगी। किसी भी एसेट को हम यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती चली जाती है। आज आप ये मान लीजिए कि हमने ये मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया। हमने ये मोबाइल फ़ोन जब परचेज़ किया था तब इसकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू तब नहीं रहेगी जब आज नहीं रहेगी। मतलब अगर मान लीजिए मैंने इसे कल परचेज़ किया था तो भी आज इसकी वैल्यू में कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होगा। ये डिक्रीज़ को ही कॉम्पनसेट करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ये डेप्रिसिएशन का भी मुझे बेनिफिट मिलता है, पीजीबीपी की इनकम में से मैं डेप्रिसिएशन को लेस कर पाती हूँ। ठीक है। डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए अब देखिए, अब हम जो सेक्शन नंबर 30 से लेकर सेक्शन नंबर 47, 48 तक हम एक्सपेंडिचर को क्लेम करना ही देखेंगे पीजीबीपी के पूरे चैप्टर में कि कौन से एक्सपेंडिचर मुझे अलाउड होंगे। तो डेप्रिसिएशन को भी अलाउड होने के लिए 4 शर्तों से गुजरना पड़ेगा। ये 4 शर्तें पूरी होती हैं तो ही हम डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना बच्चों, तो क्या होता है ना, हमारे दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, ओहो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है, ये तो मुझे आती है, मैं भी कर लेता हूँ। फर्नीचर के ऊपर 10% लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी पे 15% लगेगा, कंप्यूटर पे 60% लगेगा, फट निकाल के क्वेश्चन निकाल दिया। हमारे दिमाग में ये आता ही नहीं है कि हम फर्स्टली ये तो देखें कि जिसके लिए हम डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं उसे डेप्रिसिएशन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, वो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल भी है कि नहीं है।
अगर वो एलिजिबल नहीं है तो हम कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले आपको मैंने बार बार ये समझाया है, एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन लेक्चर्स के बीच में मैं एग्ज़ाम पे इसीलिए पहुंचती हूँ कि अब एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है, अभी से हमें प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। सबसे पहले रीड प्रॉपरली, क्वेश्चन को अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, मेन पॉइंट्स को नोट डाउन करो, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। नोट डाउन करने का मतलब है हाईलाइट करो कि ये मेन पॉइंट्स हैं, उनको आपको भूलना नहीं है वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, राइट। चलिए, तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए किसी भी बंदे को ये 4 शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है। क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए? जिस एसेट से रिलेटेड आप डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं वो एसेट आपकी बिजनेस के लिए यूज़ में आनी चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज़ में आनी चाहिए, ठीक है। पहली शर्त, एसेट जो है वो एसएससी की होनी चाहिए, उसके पास उसकी ऑनरशिप होनी चाहिए। दूसरी शर्त, तीसरी शर्त, ऐसा नहीं है कि एसेट को ला के रख दिया गया है, रोज तिलक लगाते हैं, माला चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एसेट पुट टू यूज़ की जानी चाहिए। डेप्रिसिएशन तभी मिलेगा जब एसेट को आपने पुट टू यूज़ किया है। डेप्रिसिएशन कभी भी डेट ऑफ परचेज से नहीं मिलता है, डेट ऑफ पुट टू यूज़ से मिलता है। जब रेगुलर क्लास में मैंने आपको पीछे का सेक्शन पढ़ाया था तो इसके ऊपर हमने बहुत बड़ा लेक्चर लिया था डेट ऑफ पुट टू यूज़ एंड डेट ऑफ परचेज के ऊपर। डेट ऑफ परचेज से कभी भी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं मिलता है, हमेशा पुट टू यूज़ जब करी जाती है एसेट तब से ही आपको डेप्रिसिएशन अलाउड होता है। डेप्रिसिएशन इज़ अलाउड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल एसेट के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन होता है। इन इनकम टैक्स आपका डेप्रिसिएशन हमेशा ब्लॉक में आपको अलाउड होता है। ब्लॉक का मतलब हम कुछ एसेट्स का ग्रुप बनाते हैं जो कि सिमिलर इन नेचर है, सिमिलर इन नेचर है, उनका ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप के ऊपर ही डेप्रिसिएशन हमें मिलता है। आगे चलेंगे, पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। 4 शर्तें क्या हैं? एसेट बिजनेस के काम में आनी चाहिए, एसेट की ऑनरशिप होनी चाहिए, एसेट पुट टू यूज़ हो जानी चाहिए और एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन ब्लॉक में मिलेगा, ठीक है। अब जब हमने ब्लॉक की बात कर ही ली है तो देखिए डेंजर जोन को बाद में पढ़ेंगे, ब्लॉक की बात कर ही ली है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स के पर्पज से एसेट को कैटेगराइज किया गया है ब्लॉक ऑफ एसेट में। अदर देन पावर जनरेटिंग यूनिट, अगेन देयर इज अ डेंजर जोन, डेंजर जोन कि आपको पावर जनरेटिंग यूनिट के केस में ब्लॉक ऑफ एसेट वाला रूल आपका नहीं लगेगा, बाकी हर जगह पर इनकम टैक्स में ब्लॉक में ही एसेट को रखा जाता है। मेनली इनकम टैक्स में 4 ब्लॉक बनाए गए हैं। पहला है प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा है फर्नीचर, तीसरा है बिल्डिंग और चौथा है इंटेंजिबल एसेट। 4 मेन ब्लॉक बनाए गए हैं। उन मेन ब्लॉक के अंदर अलग अलग ब्लॉक हैं, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग में 3 ब्लॉक हैं, 3 ब्लॉक से क्या मतलब है? डिफरेंट रेट, ठीक है। ये जो ब्लॉक बनते हैं ना, देखिए एक तो होने चाहिए सिमिलर इन नेचर और एक होने चाहिए सिमिलर इन रेट, ठीक है। आप जैसे देखिए बिल्डिंग की बात करते हैं तो बिल्डिंग एक ब्लॉक हो गया, लेकिन उसमें भी 3 अलग अलग रेट वाली बिल्डिंग्स हैं, 5%, 10%, 40%। हम पढ़ेंगे कौन कौन सी है, किस किस की है, 5% किस पे लगता है, 10 किस पे लगता है, 40 किस पे लगता है, हम ज़रूर पढ़ेंगे। प्लांट एंड मशीनरी में 5 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, 15, 20, 30, 45। फर्नीचर एंड फिक्चर्स इकलौता है जिसमें केवल एक ही ब्लॉक है, 10%, सॉरी इंटेंजिबल एसेट और फर्नीचर एंड फिक्चर्स में एक ही ब्लॉक है, 10% और 25% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ठीक है। तो मेन पढ़ने वाला ब्लॉक कौन सा है आपका? प्लांट एंड मशीनरी जिसमें 5 ब्लॉक है, बिल्डिंग जिसमें 3 ब्लॉक है। ये दो बच्चे हैं जिनमें एक ही ब्लॉक एग्जिस्ट करते हैं, राइट। चलिए अब हम ऊपर डेंजर जोन के पास में चलते हैं। डेंजर जोन क्या कह रहा है साहब? एसेट इज एक्वायर्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 days up to 179 days during the same previous year. Only half depreciation will be allowed. मैंने अभी आपसे कहा था पुट टू यूज़ की डेट से डेप्रिसिएशन मिलता है। आपने एसेट परचेज कर ली इस फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 20-21 में,
लेकिन इसे पुट टू यूज़ अगर आपने किया 22-23 तो आपको 20, 21, 22 में कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलने लगेगा 22-23। ठीक है, अब देखिए ज़रा, आपने एसेट परचेज तो कर ली 1 अप्रैल 2020 को, लेकिन आपने इसे पुट टू यूज़ किया 1 नवंबर 2020 को, तो आपने इसे नवंबर से लेकर नवंबर के 30 डेज, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के 28 एंड मार्च के 31, कितने हुए? 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने दिन यूज़ करी? 151 डेज यूज़ करी आपने एसेट को। तो अगर आपने 180 डेज से कम अपनी एसेट यूज़ करी है तो आपको डेप्रिसिएशन जो इसकी स्पेसिफाइड रेट है, लेट अस अज्यूम 15% है, इसका 0.5% ही डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, मीन्स 7.5% ही डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। चेक नंबर ऑफ डेज ऑफ पुट टू यूज़ ओनली इफ एक्विजिशन एंड पुट टू यूज़ आर इन द सेम प्रीवियस ईयर। ये हमें केवल तभी चेक करना है जब पुट टू यूज़ और एक्विजिशन दोनों सेम प्रीवियस ईयर में हो। अगर इफ़ द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड ईयर ऑफ पुट टू यूज़ आर डिफरेंट देन फुल डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड। ये हमारा डेंजर जोन इसीलिए है क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या होता है कि हम ये सोचने लग जाते हैं कि अगर पुट टू यूज़ नेक्स्ट ईयर्स में भी किया है और हमने आधे साल में जाके पुट टू यूज़ किया है तो हमें आधा ही डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपको पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। अगर आपका एक्विजिशन और पुट टू यूज़ सेम फिनेंशियल ईयर में है और आपने 180 दिन से कम पुट टू यूज़ किया है तो आपको हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, अदरवाइज आपको पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा। ठीक है, ऑनरशिप वर्सेस लीज, लेसर शैल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट वेदर द लीज इज एन ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंशियल लीज। लेसर को डेप्रिसिएशन क्लेम करने की परमिशन है अगर उसने एसेट लीज पर ले रखी है तो। साथ ही साथ देखिए, अगर बिजनेस है लीजिंग आउट व्हीकल का तो 30% की जगह पे 15% डेप्रिसिएशन शैल बी 15% की जगह पे 30% का डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा, अलाउड होगा। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखिए ज़रा, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमें ब्लॉक ऑफ एसेट में आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात यहाँ पर। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? रिटन डाउन वैल्यू मेथड से कैलकुलेट करते हैं, WDV मेथड से कैलकुलेट करते हैं, अदर देन पावर जनरेटिंग यूनिट्स। पावर जनरेटिंग यूनिट्स में हमारे पास SLM से कैलकुलेट करने का भी ऑप्शन होता है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। राइट, चलिए अब देखिए यहाँ पे होता है ब्लॉक ऑफ एसेट। मेरे पास 4 बिल्डिंग है, इन 4 में से 2 बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन लगना है और 2 बिल्डिंग पे 40% लगना है। तो इसका ब्लॉक अलग होगा और इसका ब्लॉक अलग होगा। बिल्डिंग A ब्लॉक होगा और बिल्डिंग B ब्लॉक होगा। ठीक है, अब देखिए ज़रा, इन दोनों बिल्डिंग की वैल्यू मैं अलग अलग नहीं लूँगी, एक साथ लूँगी इन दोनों बिल्डिंग की वैल्यू जो कि मेरे प्रीवियस ईयर के बिगिनिंग में हो। ठीक है, अब अगर ड्यूरिंग द ईयर मैं ऐसी और कोई बिल्डिंग परचेज करती हूँ जिसके ऊपर 5% से डेप्रिसिएशन लगना है, अगर मैं परचेज करती हूँ, मानो मैंने एक बिल्डिंग और परचेज कर ली, WDV थी 10 लाख रुपीज़, मैंने एक बिल्डिंग और परचेज करी, ध्यान से समझिएगा, देखिए 2 लाख रुपीज़ की मैंने एक बिल्डिंग और परचेज कर ली, तो मेरे अब वैल्यू हो जाएगी ब्लॉक की 12 लाख। ठीक है, अभी रुकिए ज़रा, अभी डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, दिखते ही डेप्रिसिएशन की मारामारी नहीं करनी है। देखना है कि ड्यूरिंग द ईयर ऐसा कुछ तो नहीं है कि मैंने 5% की रेट वाली कोई बिल्डिंग बेची भी हूँ। मैं मान लेती हूँ कि मैंने एक 5% की रेट वाली बिल्डिंग बेची जिसकी कीमत है 9 लाख रुपए, मान लेती हूँ 11 लाख रुपए है, मैंने 11 लाख रुपए में बेची है। ठीक है, यहाँ कितनी वैल्यू है उससे मुझे मतलब नहीं है, मैंने बेची है 11 लाख रुपए में। मुझे यहाँ पर लेस करना है सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन मुझे यहाँ लेस करना है, सेल प्रोसीड्स मुझे यहाँ पर लेस करना है, मुझे यहाँ पर कॉस्ट लेस नहीं करनी है, WDV लेस नहीं करनी है,
मान लीजिए मैंने एक बिल्डिंग 11 लाख में बेची जो कि 5% डेप्रिसिएशन की बिल्डिंग थी, मैंने यहाँ पर बेच दी। अब मेरे पास कितना बचा? ब्लॉक की वैल्यू बची 1 लाख। अब ये जो वैल्यू बची है, इस वैल्यू के ऊपर मैं 5% डेप्रिसिएशन लगाऊंगी जो कि निकल के आएगा 5000 एंड मेरे पास बचेगी 95,000 की वैल्यू जो कि मेरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की क्या बनेगी? ओपनिंग WDV। अंडरस्टैंड? एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। मेरी 10 लाख की वैल्यू की 2 बिल्डिंग मेरे पास थी। एक बिल्डिंग मैंने 2 लाख रुपए की खरीदी, 12 लाख रुपए हुआ। एक बिल्डिंग मैंने बेची, ध्यान से समझिएगा, एक बिल्डिंग मैंने बेची और जितने में बेची वो अमाउंट था 14 लाख। तो आपकी यहाँ वाली जो वैल्यू है ना साहब, वो कितनी हो गई? माइनस में 2 लाख। एंड दिस कैन नॉट बी नेगेटिव इन एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में ये फिगर नेगेटिव नहीं हो सकता। ये फिगर, अगर ये अमाउंट ज़्यादा है तो ये फिगर बनेगा 0, और ये अमाउंट जितना ज़्यादा है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये अमाउंट जितना ज़्यादा है 2 लाख रुपीज़, ये मेरा बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, सॉरी गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पर 0 हो जाएगा और मेरा डेप्रिसिएशन भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर के लिए WDV भी 0 हो जाएगी। ब्लॉक खत्म। जैसे ही ब्लॉक की वैल्यू से सेल प्रोसीड्स एक्सीड कर जाएंगी, वैसे ही ब्लॉक 0 एंड आपको क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैडम दिमाग की बत्ती जल रही है, हमें ज़रा ये बताइए लॉन्ग टर्म क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है हमने ये जो एसेट खरीदी है, ये जो एसेट बेची है, ये हमने इसमें से बेची हो और ये हमारी 5 साल पुरानी एसेट हो। बिल्कुल हो सकता है साहब। ध्यान से समझिएगा, जब भी आप WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूज़ करते हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड यूज़ करते हैं, तब ऑलवेज आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होगा। लिख के ले लो, गोल्डन रूल बना लो, लाल अक्षरों में लिख लो, डेंजर जोन बना लो, जो मर्जी है वो बना लो, लेकिन आपको ब्लॉक ऑफ एसेट के केस में हमेशा और हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। क्योंकि हम यहाँ पर WDV का गेम खेल रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारी एसेट्स की वैल्यू मिक्स होके हम WDV के ऊपर डेप्रिसिएशन की बातें कर रहे हैं। उस ब्लॉक में मुझे नहीं पता X बिल्डिंग कितने की है, Y बिल्डिंग कितने की है, Z बिल्डिंग कितने की है। मुझे तो ये पता है कि मैं हर साल अपने ब्लॉक की वैल्यू को रिन्यू करती हूँ। ओके, तो जब भी कभी इस मेथड से गेन कैलकुलेट होगा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा। मैं नेक्स्ट 2 दिन में आपको कैपिटल गेन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी, तब मैं ये कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करूंगी। तब आपके दिमाग में बत्ती नहीं चलनी चाहिए कि मैडम लॉन्ग टर्म क्यों नहीं हुआ, वो आज ही आपको बता के चल रही हूँ। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आप मेरी बात को समझ चुके हैं कि अगर ये यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है तो मुझे वहीं रुक जाना है। ये जो नेगेटिव वैल्यू होगी ये मेरी STCG बन जाएगी और ब्लॉक की वैल्यू 0 हो जाएगी। ब्लॉक की वैल्यू 0 होते ही डेप्रिसिएशन भी 0 हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर के लिए जो ब्लॉक की वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होनी है वो भी 0 हो जाएगी। अंडरस्टैंड? क्या क्या पढ़ा हमने? सेक्शन नंबर 32 ने हमसे अभी तक ये बात करी कि ब्लॉक ऑफ एसेट में आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। इसके लिए उन्होंने हमें 4 मेजर ब्लॉक दिए। एक दिया बिल्डिंग, एक दिया प्लांट एंड मशीनरी, एक दिया फर्नीचर, एक दिया इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, बिल्डिंग के अंदर 3 अलग ब्लॉक दिए, प्लांट एंड मशीनरी में 5 ब्लॉक दिए जो अभी तक हमने पढ़े नहीं हैं। फर्नीचर में 1 ब्लॉक दिया, इंटेंजिबल एसेट में 1 ब्लॉक दिया। यहाँ पर 25%, यहाँ पर 10%, यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर 5%, 10%, 40%। राइट? ठीक है, चलिए ज़रा नीचे आपके नोट्स में एक चीज़ लिखी हुई है वो पढ़ेंगे। When DE मतलब सेल प्रोसीड एक्सीड द एक्सेस शैल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। When XYZ वैल्यू ऑफ ब्लॉक बिफोर डेप्रिसिएशन इज पॉजिटिव but the block does not have any asset, in such case such positive value shall be treated as short term capital loss। कैसे साहब? देखिए ज़रा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन अगर आपसे ये कहता है कि 2 बिल्डिंग थी शुरुआत में, एक बिल्डिंग खरीदी बाद में, कितना हो गया ब्लॉक? 12 लाख का। तीनों बिल्डिंग हमने 10 लाख में बेच दी। क्वेश्चन ही कहते कि तीनों बिल्डिंग हमने 10 लाख में बेच दी।
तो 2 लाख की वैल्यू आपकी पॉजिटिव तो है, पर इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ये आपका STCL बन जाए। अगेन LTCL नहीं बनेगा कभी भी, हमेशा STCL ही बनेगा। ठीक है, आगे क्या बात समझ में? क्वेश्चन ही ये मेंशन करते कि ब्लॉक की सारी एसेट बेच दी गई है। क्या वर्ड यूज करेगा? ब्लॉक की सारी एसेट बेच दी गई है, तो आपको डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, लॉस या गेन कैलकुलेट करना है। अंडरस्टैंड? चलिए जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्पेशल नोट है आपका, ऑयल वेल्स पे आपका 15% डेप्रिसिएशन लगता है, इसे प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में डाला गया है। विंड मिल्स अगर आपने 31 मार्च 14 से पहले इंस्टॉल करी है तो 15%, अदरवाइज 40%। नो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड, ये तो पूछने की बात ही नहीं है, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? लैंड की वैल्यू कभी घटते देखिए कि हमेशा एप्रिसिएट ही होती है। डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड ऑन लाइव स्टॉक और टी बुशेस। ठीक है, चलिए 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 चलिए, कॉस्ट ऑफ एसेट आप एक बार पढ़िएगा, हमने ड्यूरिंग द हमारा लेक्चर क्लासेस भी बहुत इसके ऊपर डिस्कशन किया था। अब देखिए एक्सट्रैक्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन रेट्स, अभी हमने जो बात कर रही थी बिल्डिंग में 3 कैटेगरी क्या है, 10%, 5% और 40%। देखिए मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट समझाऊंगी। 5% रेजिडेंशियल बिल्डिंग, 10% नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग लाइक गोडाउन, ऑफिस, फैक्ट्री, ठीक है, इंक्लूडिंग होटल और बोर्डिंग्स में। 40% टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन, शेड्स बना रखे हैं टेम्परेरी इन द नेचर, जो भी टेम्परेरी इन द नेचर है 40% डेप्रिसिएशन। 5% रेजिडेंशियल जिसमें होटल और बोर्डिंग नहीं इंक्लूडेड है, 10% कमर्शियल, 40% टेम्परेरी। ओके, फर्नीचर पे 10% लगना है, इंटेंजिबल एसेट पे 25% लगना है। अब हमारे 5 ब्लॉक बच रहे हैं किसके? प्लांट एंड मशीनरी के। देखिए ज़रा, 40% का एक ब्लॉक है, 15% का एक ब्लॉक है, 45 का एक है, 30 का एक है और 20 का एक है। 15% में ऑयल वेल्स आते हैं, और ये बाकी जिस कैटेगरी में जो भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं आती ना, जो भी जनरल इन नेचर है वो आपकी 15% की कैटेगरी में आएगी। 15% हम समझ चुके हैं। ओके, अब चलते हैं 20% के पास। ओशन गोइंग शिप, वेसल, स्पीड बोट्स, ये आपका किस में आती है? 20%। अब आते हैं 30% में। 30% में आपका मोटर कार आती है। मोटर कार 2 तरीके की आएगी आपकी, इंक्लूडिंग लॉरीज एंड बसेस, अदर देन जो भी है मोटर कार जो है ना आपकी, मोटर कार उसके ऊपर 30% लगाना है आपको। फिर आते हैं हम 40% के क्राइटेरिया में, 30 हो गया। अब हम आते हैं 40% के क्राइटेरिया में। कंप्यूटर, लैपटॉप, उनसे जुड़े हुए सॉफ्टवेयर, बुक्स ऑफ प्रोफेशनल्स, एयर और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, ये आते हैं 40% के क्राइटेरिया में। नेक्स्ट बचा 45%, मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग दैम ऑन हायर, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज बिटवीन 23 अगस्त 19 to 31 मार्च 2020। इसके बाद या इसके पहले तो जनरल कैटेगरी में 15%। ठीक है, आगे क्या बात समझ में आया? 4 ब्लॉक कौन कौन सा? प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, इंटेंजिबल एसेट, फर्नीचर। इंटेंजिबल एसेट पे 25%, फर्नीचर पे 10%, बिल्डिंग पे रेजिडेंशियल है तो 5%, कमर्शियल है तो 10%, टेम्परेरी है तो 40%। प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, 20%, 30%, 40%, 45%। जनरली लगता है 15%। ऑलराइट, चलिए, बहुत ही मज़ेदार सेशन था हमारा ये डेप्रिसिएशन का। ठीक है, अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ डेट ऑफ परचेज, इसके बारे में हम ऊपर एक छोटे से नोट में बात कर चुके हैं। अगर एक्विजिशन और पुट टू यूज़ इन सेम फाइनेंशियल ईयर है और पुट टू यूज़ 180 डेज से कम आपने किया है तो हाफ डेप्रिसिएशन अलाउड होगा, अदरवाइज इन एनी सिचुएशन हमेशा फुल डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा। देखिए ज़रा इस चार्ट ने भी आपसे यही कहा है, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पुट टू यूज़ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, दोनों एक ही प्रीवियस ईयर में हो गया। फॉर अ पीरियड लेस देन 180 डेज तो डेप्रिसिएशन 0.5%, फॉर अ पीरियड 180 डेज और मोर तो डेप्रिसिएशन पूरा अलाउड हो जाएगा, जो कि प्रेस्क्राइब्ड रेट। एक्विजिशन आपने पहले किया है, पुट टू यूज़ आपने अब किया है, तो चाहे आपने
for a period less than 180 acquired earlier previous year put to use during the year for a period less than 180 days depreciation is available at half percentage. For a period 180 days depreciation is available at prescribed rate. ओके, चलिए आगे चलते हैं. इंस्टेंसेस वेयर STCG और STCL रिगार्डिंग ब्लॉक ऑफ एसेट. अभी मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ. अगर आपका ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दो. ब्लॉक एग्जिस्ट करता है और उसकी वैल्यू नेगेटिव आई है तो वो क्या बन जाएगा? STCG. ब्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता और वैल्यू पॉजिटिव आई है तो STCL. ब्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता और वैल्यू नेगेटिव आई है तो STCG. ठीक है, नेगेटिव वैल्यू गेन की. क्यों भाई? क्योंकि लेस क्या कर रहे हैं? सेल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, चलिए. द ब्लॉक ऑफ एसेट नेवर बिकम नेगेटिव. इट्स शोन इन द अबाउट टेबल जस्ट टू मेक द एक्सप्लेनेशन इजी. ओके, एडिशनल डेप्रिसिएशन. देखिए जरा ध्यान से समझिएगा गुरुजी. अभी तक हमने सेक्शन नंबर 32 पढ़ा जो कि डेप्रिसिएशन की बात कर रहा था. क्या पढ़ा हमने? डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट में लगाएंगे हम, ओपनिंग WDV में ऐड करेंगे हम जो हमने नई परचेज करी है, उसमें से हम लेस करेंगे जो हमने बेची है ड्यूरिंग द ईयर. फिर अगर ब्लॉक की वैल्यू पॉजिटिव आती है और ब्लॉक एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देंगे. डेप्रिसिएशन लगा के नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग WDV निकाल लेंगे. ब्लॉक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और वैल्यू पॉजिटिव है तो उसे STCL मान लेंगे. ब्लॉक आपका जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यू नेगेटिव आ गई, चाहे एग्जिस्ट कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, STCG बना देंगे. ऑलराइट, ठीक है. डेप्रिसिएशन आपका 0.5% से लगेगा अगर आपने पुट टू यूज जो किया है वो 180 डेज से कम किया है. ठीक है, चलो अब बात करते हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन की. कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर आपको सेक्शन नंबर 32 के डेप्रिसिएशन के अलावा 20% की रेट से एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा. ये जो 20% की रेट होती है ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर लगती है. ऊपर हम WDV के ऊपर लगा रहे हैं सारी रेट्स, यहाँ एडिशनल डेप्रिसिएशन में ये 20% की जो रेट है ये आपकी एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर लगेगी. ठीक है, ये आपको केवल और केवल जिंदगी में एक ही बार अलाउड होगी. ऐसा नहीं है कि हर साल आप 20% डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन के केस में. ठीक है, केवल और केवल इसमें एक ही ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, प्लांट एंड मशीनरी. केवल प्लांट एंड मशीनरी के केस में मिलता है, केवल न्यू प्लांट एंड मशीनरी के केस में मिलता है, केवल उन असेसीज को मिलता है जो कि प्रिंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में इंगेज्ड है. ठीक है, केवल तभी मिलेगा जब जिस ईयर एक्वायर करिए उसी ईयर इंस्टॉल कर दी जाए. अगर पुट टू यूज 180 डेज से कम किया गया है तो 10% से ही मिलेगा, हाफ रेट से, अदरवाइज 20% से मिल जाएगा. ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल उन एसेट पे मिलेगा जो कि फैक्ट्री में यूज की गई है, अदर देन फैक्ट्री नहीं मिलेगा. ये आपको बहुत ध्यान रखने की चीज है. ठीक है, आगे बात समझ में. तो ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ना साहब, ये हमारी सासू माँ को पसंद नहीं है. सासू माँ ने यहाँ रोका टोकी करी हुई है. सेक्शन 115 BAC न्यू टैक्स रिजाइम अगर आप फॉलो कर रहे हैं देन यू कांट टेक डिडक्शन ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन. क्या क्या शर्तें हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन की? 20% की रेट से मिलेगा, केवल प्लांट एंड मशीनरी पे मिलेगा, केवल उन एसएससी को मिलेगा जो प्रिंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का काम कर रहे हैं. जिस ईयर में एक्वायर की है एसेट उसी ईयर में पुट टू यूज़ करना ज़रूरी है. 180 डेज से कम पुट टू यूज़ अगर आप करते हैं तो 0.5% से मिलेगा, अदरवाइज पूरा मिल जाएगा. केवल और केवल एक ही साल मिलेगा, पहले साल जिस साल नई एसेट खरीदी है. एसेट नहीं होनी चाहिए, एसेट फैक्ट्री में यूज़ होनी चाहिए. ठीक है, मेन आपको 1-2 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं. नंबर ऑफ डेज, चेक नंबर ऑफ डेज ऑफ पुट टू यूज़ ओनली इफ एक्विजिशन पुट टू यूज़
years are in the same previous year. If year of acquisition put to use are different, then full depreciation will be allowed as normal depreciation. ठीक है, सॉरी मैंने आपको अभी ऐसे बोल दिया था एक्विजिशन और पुट टू यूज सेम ईयर में होना चाहिए, वहाँ पे मेरा मतलब था एक्विजिशन और इंस्टॉलेशन सेम ईयर में होना चाहिए, पुट टू यूज नहीं था। ठीक है, इन केसेस में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा प्लांट एंड मशीनरी में भी। कौन कौन से केसेस है? शिप, एयरक्राफ्ट, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ऑफिस अप्लायंसेस, मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन, सेकंड हैंड मशीनरी, मैंने आपको पहले बोल दिया न्यू प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन, गेस्ट हाउस, मैंने आपको पहले ही बोला है केवल फैक्ट्री में जो प्लांट एंड मशीनरी है ना उसी पे मिलेगा। तो ऑफिस प्रीमाइसेस में भी अगर है तो ऐसा नहीं कहोगे कि भाई साहब मेरे तो बिजनेस के लिए काम में आ रही है, मेरे तो प्रोफेशन के लिए काम में आ रही है। नो, केवल फैक्ट्री में जो इंस्टॉल्ड है उस पे मिलेगा। मशीनरी रिस्पेक्ट ऑफ विच द होल ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इज फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन वेदर बाय वे ऑफ डेप्रिसिएशन और अदरवाइज ऑफ एनी प्रीवियस ईयर। अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि पूरी की पूरी मशीनरी की वैल्यू का ही 100% आपको डिडक्शन और किसी सेक्शन में मिल जाता है, अगर मिल जाता है तो फिर आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं। ठीक है, आगे बात समझ में, यहाँ तक कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं इनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है साहब, ये खतरे की घंटी है। एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आया और वाह मुझे तो आते 20%, ऐसा करके जल्दीबाजी में काम नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पढ़ना है और ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये 6 के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और ऐसा भी नहीं कि बिल्डिंग पे भी दे दो एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन केवल प्लांट एंड मशीनरी में मिलता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ सक्सेशन ऑफ फर्म सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न बाय अ कंपनी और बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन और अमालगमेशन और डीमर्जर ऑफ द कंपनी। अगर किसी कंपनी का अमालगमेशन हो जाता है, डीमर्जर हो जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, कंपनी प्रोप्राइटरशिप से कंपनी बन जाती है, फर्म बन जाती है, तो उस केस में डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे? सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे वो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ ही ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर में जिस तारीख को रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है उस तारीख से पहले का डेप्रिसिएशन, रीऑर्गेनाइजेशन से पहले जो भी प्रोप्राइटरशिप फर्म थी या कंपनी थी या जो भी था उसको अलाउड कर देंगे, और इस डेट से बाद का जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो जो न्यू कंपनी बनी है उसे अलाउड कर देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, बंटवारा कर देंगे दोनों के बीच में। अब आता है आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं, आज इतना ही करते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आपको अगर अभी तक के पढ़ाए हुए टॉपिक में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए और अपनी क्वेरी मुझे लिखकर ड्रॉप करिए, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर दूँगी। चलिए, थैंक यू सो मच। हेलो क्लास, वेलकम टू कपल कॉमर्स क्लासेस। आई सी शुभम शर्मा। हम शुरू कर रहे हैं हमारा रिवीजन लेक्चर फॉर द चैप्टर पीजीबीपी। शुरू तो हम कल कर चुके थे, आज हम उसका बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे। मोस्ट प्रॉबेबली हमारा टारगेट ये है कि हमारा रिवीजन हमारे 3 सेशंस में कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत लिमिटेशन है, हम एग्ज़ाम के एकदम नियर बैठे हुए हैं और हमें और सब्जेक्ट्स का भी रिवीजन करना है। तो हमारे समरी नोट सामने हैं और समरी नोट से हम फटाफट से 3 दिन के अंदर इस पीजीबीपी के बड़े से चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, कल हम लोगों ने डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम लोग। आज हमें करना है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहते किसे हैं। ठीक है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन फटाफट से क्विकली समझ जाएंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे उसमें ही आपको रिवाइज हो जाएगा क्योंकि हम रिवीजन लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो ये आपका देखिए, हमारे पास में जो पीजीबीपी का चैप्टर है उसमें क्या है, प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन हम टैक्सेबल करते हैं। इस प्रॉफिट में से हमें बहुत सारे डिडक्शन अलाउड होते हैं, देन हमारी इनकम निकल के आती है, पीजीबीपी की इनकम निकल के आती है, राइट। इनमें से एक डिडक्शन है आपका डेप्रिसिएशन का, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। अब ये जो प्रॉफिट है ये है आपका 10 लाख रुपीज़ का, और जो इस ईयर आपको डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, लेट अस अज्यूम वो है 10.5 लाख का। तो जब प्रॉफिट ही 10 लाख का है तो मैं 10.5 का डिडक्शन कैसे दूंगी?
नहीं दे सकती, तो 10 लाख का तो मैं डिडक्शन दे दूंगी और बचा हुआ 0.5 लाख जो है वो मेरा बन जाएगा अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, जो कि हम इस साल सेट ऑफ नहीं कर पाए हैं ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ प्रॉफिट। Depreciation which could not be fully deducted from profit and gains of current year of business or profession is termed as unabsorbed depreciation due to insufficient profit. Right? यही मैंने आपको समझाया। चलिए इसे हम क्या कहते हैं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या है। आप जो इस साल डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर पाए हैं उसे आगे क्लेम कर सकते हैं। कितने सालों तक? इन्फिनिटी तक। आप इसे अगले साल दूसरे हेड की इनकम के साथ भी इसे राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी ईयर्स तक आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन दूसरे हेड की इनकम में आप कैजुअल इनकम और सैलरी से इसे राइट ऑफ नहीं करेंगे नेक्स्ट ईयर या फिर कभी भी। पीजीबीपी के जो भी लॉसेस होते हैं, चाहे वो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो या फिर अदर देन लॉसेस हो, कभी भी सैलरी हेड से वो सेट ऑफ नहीं होते हैं और कैजुअल इनकम से भी सेट ऑफ नहीं होते। कैजुअल इनकम तो अपने आप से किसी को सेट ऑफ करनी ही नहीं देती, ये हम सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तब मैं आपको रिलेट करवाऊंगी कि हम पीजीबीपी वाले चैप्टर में इस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए कब तक हम इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इनडेफिनेट पीरियड तक। आप कभी तक भी उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप इनफैक्ट तब भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जब आपका बिजनेस ही बंद हो गया हो, तो भी आप उसको कैरी फॉरवर्ड करके अपने दूसरे बिजनेस के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, दूसरी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा कि फर्स्ट एडजस्ट डेप्रिसिएशन अंडर द हेड पीजीबीपी। अभी हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं। करंट ईयर में सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन को पीजीबीपी की इनकम के साथ में सेट ऑफ करना है, ठीक है। अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो अदर इनकम के पास में जाना है। अदर इनकम में सैलरी और कैजुअल इनकम को नहीं शामिल करना है। अगर तब भी डेप्रिसिएशन नहीं सेट ऑफ हो पाता है तो हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इन्फिनिटी ईयर्स तक के लिए। कब तक के लिए? इन्फिनिटी ईयर्स तक के लिए। अगले साल इन सब्सिक्वेंट years first set off under the head PGBP then against other head except salary। अगले साल वापस से उसे PGBP की इनकम में से आप सेट ऑफ करिए, नहीं होता है तो अदर इनकम से करिए, एक्सेप्ट सैलरी एंड कैजुअल इनकम, ठीक है। सेट ऑफ विल बी अलाउड इवन इफ द सेम बिजनेस टू विच इट रिलेट्स इट्स नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। मैंने आपको बोला अभी कि अगर आपका बिजनेस बंद हो गया है तो भी आपको अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाएगा सेट ऑफ करने के लिए। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड बाय द सेम एसएससी। एसएससी सेम होना चाहिए, लेकिन बिजनेस सेम हो चाहे नहीं हो, सेम एसएससी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मैं एडजस्ट करती घूम रही हूँ, ठीक है। अब देखिए ज़रा सेट ऑफ का ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले आप अपने पीजीबीपी के इनकम से या जो भी आपकी इनकम है उससे सबसे पहले करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे। बॉट फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे, क्योंकि बॉट फॉरवर्ड लॉसेस लिमिटेड टाइम के लिए ही सेट ऑफ मतलब कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। उसके बाद आप अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे, क्योंकि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन तो मैं अनंत काल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, राइट। आगे बात समझ में, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खतरे का निशान लगाइएगा उसके ऊपर। चलिए अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट। देखिए बहुत प्यारा टॉपिक है, समझेंगे अगर ध्यान से तो समझ में आएगा, अदरवाइज तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन नंबर 32 पढ़ा था। सेक्शन नंबर 32 ने हमसे डेप्रिसिएशन के बारे में और एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में बात की थी। डेप्रिसिएशन हम WDV से चार्ज कर रहे थे। इसमें ब्लॉक ऑफ एसेट वाला कॉन्सेप्ट था। 4 ब्लॉक हमारे पास थे। इन 4 ब्लॉक में अलग अलग रेट की हमारे पास में क्या थी? एसेट्स थी, राइट, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा था? एक्सेप्ट पावर जनरेटिंग यूनिट। अब ये जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स हैं इनके पास में ऑप्शन है। मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पे? कोई कंपल्शन नहीं है, ऑप्शन है कि ये चाहे तो WDV यानी कि जो हमारे सेक्शन नंबर 32 में मेथड दिया हुआ है उससे डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती हैं, और चाहे तो SLM से डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकती है। और
ठीक है, और यहाँ पे वर्ड का यूज़ किया गया है। अगर ये WDV से करती हैं तो सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे जो हमने सेक्शन नंबर 32 में अदर के लिए पढ़े हैं। ऑलराइट, अब बात करते हैं अगर ये SLM के लिए SLM मेथड से यूज़ करती है तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पावर जनरेटिंग यूनिट 31 मार्च 1997 के बाद इसने एसेट एक्वायर करी है तो ही ये SLM से क्लेम कर सकती है, अदरवाइज इसके पास ऑप्शन नहीं है, इसको WDV से ही क्लेम करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। दूसरी बात ये है कि इसे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा अगर ये SLM मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम करती है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन विल नॉट बी अलाउड। ओके, चलिए ज़रा ध्यान से समझिएगा अब आगे। SLM मेथड में बेसिकली क्या होता है, आप एक्चुअल कॉस्ट को डिवाइड करते हैं लाइफ से, ठीक है, और फिर जो अमाउंट निकल के आता है वो अमाउंट हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं। यही होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। और WDV में क्या होता है, फिक्स्ड परसेंटेज लेते हैं आप एक्चुअल कॉस्ट पे एंड देन WDV पर, और फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हर साल लगाते चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ज़रा SLM मेथड से जब भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे पावर जनरेटिंग यूनिट के केस में से केवल ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो आपके पास वहाँ हम WDV से जब कर रहे थे तो या तो हमें हो रहा था STCG या हो रहा था STCL या हमारे पास बच रही थी WDV, राइट। STCG, STL या WDV बच रही थी और उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगा रहे थे। अब यहाँ पर दो टर्म्स यूज करी जाएगी, एक होगी टर्मिनल डेप्रिसिएशन और एक होगा बैलेंसिंग चार्ज। देखिए ज़रा कब टर्मिनल डेप्रिसिएशन होगा और कब बैलेंसिंग चार्ज होगा। इफ अमाउंट इज रिकवर्ड बिलो WDV एज शोन द बुक्स, the difference between WDV and amount recovered is treated as terminal depreciation। जो बुक्स के अंदर हमने WDV शो करी हुई है, एसेट को बेचने पर अगर जो अमाउंट मिला है वो इस WDV से कम है, एसेट को बेचने पर जो अमाउंट मिला है वो इस WDV से कम है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कहलाएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन, और इसे ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन की तरह आपको अलाउड हो जाएगा। P&L में चार्ज कर लेंगे हम इसे, ठीक है, P&L में से लेस कर लेंगे। अगर ये बुक्स में जो WDV दिखाई गई है ये सेल अमाउंट से कम है, मतलब सेल अमाउंट ज़्यादा है, अमाउंट रिसीव्ड अबाउट WDV बट अप टू ओरिजिनल कॉस्ट। देखिए ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा है तो हम इस अमाउंट को कंपेयर करेंगे इसकी OG से, ओरिजिनल कॉस्ट से, ठीक है। इस अमाउंट और ओरिजिनल कॉस्ट बुक वैल्यू ऑफ WDV एंड ओरिजिनल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका बनेगा बैलेंसिंग चार्ज, ठीक है। इसका क्या करना है अभी बताऊंगी आपको, ठीक है। अब जो बात है कि इस ओरिजिनल कॉस्ट से भी ऊपर आपको अमाउंट मिला है अगर, तो उनका डिफरेंस बन जाएगा STCG। मैडम बात ही नहीं समझ में आई, ये पता नहीं क्या बोल दिया आपने। आइए बात समझ में, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो हमें बात समझ में आएगी। आइए सर देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले हमें देखना है कि बुक्स के हिसाब से WDV कितनी है, 300 लाख। जिस दिन हमने एसेट को बेचा, बेचने पर ही टर्मिनल डेप्रिसिएशन और बैलेंसिंग चार्ज की बात होगी, ठीक है। जिस दिन हमने एसेट को बेचा 300 लाख मेरी WDV है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 1000 लाख, ठीक है। अब मेरा पहला केस है जहाँ पे मैंने एसेट बेची 200 लाख में। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट बात है WDV 300 बेची है, सेल कंसिडरेशन 200, क्या ज़्यादा है WDV, क्या निकला 100 मेरा टर्मिनल डेप्रिसिएशन, जिसे मैं P&L में डेबिट करूंगी एज अ एक्सपेंस, ठीक है। सेकंड वाला जो मेरा ऑप्शन है उसके अंदर मैंने एसेट बेची 600 लाख में। ध्यान से समझिएगा, देखिए मेरी WDV कितनी है 300, सेल कंसिडरेशन कितना है 600, ओके, और मेरी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 1000। तो ये जो सेल कंसिडरेशन है मेरी ओरिजिनल कॉस्ट से कम है, तो मेरा जो डिफरेंस का 300 होगा ये मेरा क्या बन जाएगा बैलेंसिंग चार्ज।
जो कि मेरा प्रॉफिट कहलाएगा और मैं इसे P&L में क्रेडिट करूंगी। ठीक है, आगे ये मेरी P&L की इनकम मानी जाएगी, मेरे बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम, मेरा थर्ड केस है कि मैंने एसेट बेची 1000 में। अगेन मेरी एक्चुअल कॉस्ट को क्रॉस नहीं किया मेरा कंसिडरेशन, तो जो मेरा डिफरेंस का 700 होगा वो मेरा बैलेंसिंग चार्ज बनेगा और क्रेडिट होगा P&L में। नेक्स्ट केस में मैंने एसेट बेची 1200 में, तो देखिए ज़रा ध्यान से समझिए, WDV 300, एसेट बेची, सेल कंसिडरेशन 1200, डिफरेंस कितना आया 900। इस 900 के डिफरेंस में से जो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट तक का डिफरेंस है कितना 700, वो मेरा बनेगा बैलेंसिंग चार्ज, और जो बाकी बचा हुआ 200 है ओरिजिनल कॉस्ट, सेल कंसिडरेशन माइनस ओरिजिनल कॉस्ट, ये 200 मेरा बन जाएगा STCG, कैपिटल गेन का पार्ट हो जाएगा, PJBP का पार्ट नहीं रहेगा। ये सारी रामायण हमें सिर्फ तभी लाल बत्ती के साथ जलानी है जब हम पावर जनरेटिंग यूनिट्स के लिए SLM मेथड से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। उम्मीद है समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया तो मैं बैठी हूँ। क्वेश्चन अगर कोई भी नहीं सॉल्व होता है, बुक का हो, मॉड्यूल का हो, स्कैनर का हो, या कोई भी क्वेश्चन हो वो आपका नहीं सॉल्व होता है इस कॉन्सेप्ट से, तो आप मुझे बेझिझक मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मतलब मुझे कमेंट करिए, जो भी क्वेरी है मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। ठीक है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन के केस में STCG, STL और WDV फॉर द नेक्स्ट ईयर निकलता है। पावर जनरेटिंग यूनिट जो कि SLM मेथड फॉलो कर रही है, वहाँ टर्मिनल डेप्रिसिएशन आता है। टर्मिनल डेप्रिसिएशन को हम P&L में डेबिट करते हैं, बैलेंसिंग चार्ज आता है जिसे हम P&L में क्रेडिट करते हैं एज अ इनकम, और STCG आता है जो कि कैपिटल गेन्स वाले हेड में टैक्सेबल होता है जाके। STCG आता है एक्चुअल कॉस्ट माइनस सेल कंसिडरेशन माइनस एक्चुअल कॉस्ट। टर्मिनल डेप्रिसिएशन होता है जब WDV मेरी हायर हो सेल कंसिडरेशन से। ठीक है, और बैलेंसिंग चार्ज होता है जब मेरा सेल कंसिडरेशन ज़्यादा हो WDV से, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट तक लिमिटेड होना चाहिए। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यस मैडम, चलिए। टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ कॉम्पोजिट इनकम। कॉम्पोजिट इनकम मीन्स कई बार ऐसा होता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट बिजनेस इनकम माना जाता है और कुछ पार्ट एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। ऐसा कब होता है, आप इतना सा ध्यान रखो, बहुत लंबा चौड़ा इसके ऊपर आपको दिया हुआ है। डिटेल डिस्कशन हमने नोट्स में जब PGBP डिटेल क्लासेस ली थी तब पढ़ा था, लेकिन इसका क्रक्स सिर्फ इतना सा है कि आपको ये रेट्स याद रखनी है कि कितना एग्जाम है और कितना एग्रीकल्चर इनकम माना गया है। रूल 7A, B एंड 8 इसके ऊपर एप्लीकेबल है। 7A आपसे बात करता है अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं रबर की, तो 35% आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी जो कि क्या होगी, टैक्सेबल, और 65% आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी जो कि एग्जैम्प्ट होगी। ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं कॉफ़ी के, सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन एंड कर्ड, सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन, कर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, तो आपका देखिए ज़रा इसमें दो कैटेगरी हो गई है आपकी। अगर आप इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफ़ी है, सेल ऑफ कॉफ़ी है, तो 25% बिजनेस इनकम है और 75% एग्रीकल्चर इनकम है। अगर ग्रोन एंड क्रूड, सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन, क्रूड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड है तो 40% आपकी टैक्सेबल है, 60% नॉन टैक्सेबल है, एग्जैम्प्ट है। इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी 40 एंड 60। ठीक है, ये आपको लर्न करके रखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं, साइंटिफिक रिसर्च, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है। अगर आप इंगेज्ड हैं साइंटिफिक रिसर्च के बिजनेस में, सेक्शन नंबर 35, सेक्शन नंबर 35, अभी तक हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 28 चार्जेबिलिटी सेक्शन, सेक्शन नंबर 30 रेंट, रेट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, सेक्शन नंबर 31 ओनली रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। ठीक है, सेक्शन नंबर 32 हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन,
सेक्शन नंबर 32 में ही हमने पढ़ा एडिशनल डेप्रिसिएशन, टर्मिनल डेप्रिसिएशन इन द केस ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट्स। ऑलराइट, अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 35 विच इज साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च दो टाइप की हो सकती है, एक है इन हाउस रिसर्च और एक है आउटसाइड रिसर्च। ठीक है, अगर आप इन हाउस रिसर्च कर रहे हैं मतलब उसी प्रेमाइसिस में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए आपकी जो रिसर्च है मैक्सिमम 3 years बिफोर डेट ऑफ कमेंसमेंट, शुरू होने से 3 साल के अंदर अंदर अगर कंप्लीट हो जाती है तो जो भी आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किए हैं 100% कंप्लीट हो जानी चाहिए। जो भी आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर किए हैं वो अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 1(1) में आपको 100% अलाउड हो जाएंगे। ओनली सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट एंड मटेरियल, केवल सैलरी वाला एक्सपेंसेस अलाउड होगा, परक्यूजिट नहीं होगा। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आपको वो भी सारे 100% अलाउड हो जाएंगे, लेकिन इसमें लैंड को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, अगर आपकी रिसर्च है वो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, ये तो क्या था, रिसर्च जो है वो मैक्सिमम 3 years बिफोर डेट ऑफ कमेंसमेंट, आपने बिजनेस शुरू किया उससे पहले के 3 सालों में आपने रिसर्च करी। ठीक है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड हो जाएंगे, केवल सैलरी और मटेरियल अलाउड होगा, लेकिन उस सैलरी में भी परक्यूजिट इंक्लूडेड नहीं है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे अलाउड हो जाएंगे एक्सेप्ट लैंड। ओके, रिवेन्यू में सिर्फ 2, कैपिटल में सारे। रिसर्च अगर बिजनेस शुरू करने के बाद में आप करते हैं तो 100% रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड होंगे, 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, लेकिन लैंड अलाउड नहीं होगा। ओके, ये कौन सा केस है, इन हाउस रिसर्च। अब दूसरा हमारा केस चल रहा है साहब आउटसाइड द कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स, मतलब आपने खुद ने रिसर्च नहीं करी है, आपने किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को आपने कंट्रीब्यूशन किया है। ये कंट्रीब्यूशन, ये रिसर्च 2 टाइप की हो सकती है। ऊपर वाले में ऐसी कोई बात नहीं थी, ऊपर वाले में जो रिसर्च हो रही थी वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो रही थी। यहाँ पर आपकी साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है, सोशल और स्टैटिस्टिकल रिसर्च हो सकती है। अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च की है तो 3 कैटेगरीज में जाता है। आपने किसी अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को पैसा दिया है, 100% डिडक्शन ले लो। IIT नेशनल लैब को दिया है, 100% डिडक्शन ले लो। अप्रूव्ड इंडियन कंपनी को दिया है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही इंगेज्ड है, 100% डिडक्शन ले लो। सोशल एंड स्टैटिस्टिकल के लिए अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को दिया है, 100% डिडक्शन क्लेम कर लो। ये क्या है, अगर आपने इनको कंट्रीब्यूशन किया है आउटसाइड में तो। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर बार बार में बात आती है किसकी, सासू माँ की। सासू माँ की रोक टोक कभी भी बंद नहीं होती है, क्योंकि सासू माँ तो बनी ही रोक टोक के लिए। अरे मेरी भी सासू माँ है, चलिए वो बहुत स्वीट है, बहुत प्यारी है, कभी भी रोक टोक नहीं करती है, बट बदनाम है, सास का तो नाम ही। सेक्शन 115BAC क्या कहता है, डिडक्शन ऑफ इन हाउस रिसर्च अलाउड एंड कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स इज नॉट अलाउड। आपने जो ऊपर इन हाउस रिसर्च पढ़ा उसके लिए सासू माँ कुछ नहीं कहती, वो उसे पसंद है। और नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है वो सासू माँ को पसंद नहीं है, तो सासू माँ ने रोक टोक लगा दी है कि अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हम आपको उसका किसी भी तरीके का कोई भी डिडक्शन नहीं देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। छोटे छोटे से सेक्शन हैं। सेक्शन नंबर 35CCC। मैं आपको है ना बहुत क्रक्स में आपको ये वाले नोट्स दे रही हूँ। अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो आप मेरी रेगुलर क्लासेस को रेफ़र करिएगा। अगर कोई टॉपिक यहाँ से नहीं समझ आता है, आपको डिटेल में पढ़ना है, तो आपको रेगुलर क्लासेस में ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ आपके काम की चीज़ दे रही हूँ। क्या काम की चीज़ दे रही हूँ? जो कि आपके एग्ज़ाम के क्विक रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप ऑलरेडी डिटेल्ड में ये सब टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, आप अभी सिर्फ उनको समराइज फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं, राइट। सेक्शन नंबर 35CCC 150% और 100% ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स। आपके जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर 150% और 100% डिडक्शंस अलाउड है, ठीक है। लेकिन ये भी सासू माँ को पसंद नहीं है, इस पे भी 115BAC की रोक लगी हुई है। 35CCD ये आपके एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पे एप्लीकेबल है। CCD जो है आपका अदर देन एक्सपेंडिचर इन नेचर ऑफ कॉस्ट ऑफ लैंड और एनी बिल्डिंग इनकर्ड बाय कंपनी ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट।
देखिए डी फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट के लिए सेक्शन 35CC एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लिए आपका सेक्शन नंबर 35CCC। चलिए अब आ जाते हैं सेक्शन नंबर 35AD, थोड़ा बड़ा सा सेक्शन है। इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD। आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, वो बात करता है सेक्शन नंबर 35AD। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 28 चार्जेबिलिटी, सेक्शन नंबर 30 रेंट रेट रिपेयर्स इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, सेक्शन नंबर 31 रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, सेक्शन नंबर 32 आपने पढ़ा डेप्रिसिएशन, सेक्शन नंबर 35 आपने पढ़ा साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन नंबर 35CCC आपने पढ़ा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, सेक्शन नंबर 35CCD आपने पढ़ा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। 150%, 100%, 150% और 100%, 150% और 100%, जो भी सिचुएशन है। इन हाउस रिसर्च एंड आउटसाइड रिसर्च, ठीक है। सासू माँ को आउटसाइड रिसर्च नहीं पसंद है, इन हाउस रिसर्च दोनों ही रिजाइन में आपको मिल जाएगा बेनिफिट। चलिए सेक्शन नंबर 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स डिडक्शन क्या है? 100% ऑफ फॉलोइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ असेसी ओप्ट्स incurred wholly and exclusively for the specified business allowable as deduction। 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर, ध्यान दीजिएगा 100% अलाउड है, केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है अगर असेसी होली और एक्सक्लूसिवली किस में इंगेज है? स्पेसिफाइड बिजनेस में इंगेज है। अब पहले पढ़ते हैं कौन से एक्सपेंडिचर कवर्ड होंगे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपने प्रीवियस ईयर में कोई भी खर्चा किया है, अलाउड एज डिडक्शन इन द सेम प्रीवियस ईयर। एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन, allowed as reduction in the year of commencement of operation if the amount incurred is capitalized in the books of accounts on the date of commencement of operations। देखिए जरा बात ध्यान से समझिएगा, अगर आपने खर्चा अपने ऑपरेशन स्टार्ट होने के बाद किया है तो जिस ईयर में खर्चा किया है उस ईयर में 100% अलाउड हो जाएगा। अगर खर्चा आपने ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले कर दिया था तो जिस ईयर में आपने अपने ऑपरेशन शुरू किए हैं उस ईयर में आपको उस खर्चे का एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अलाउड हो जाएगा। कब होगा? लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए और स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए होना चाहिए। अब देखिए जरा कैपिटल एक्सपेंडिचर में किस को इंक्लूड नहीं करना है। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एनी लैंड, देखिए आप जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करेंगे ना 99% तो लैंड को आपको एक्सक्लूड कर ही देना है, ठीक है। लैंड, गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनके लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट मेड टू अ पर्सन, ध्यान से, इन अ डे अदरवाइज देन बाय अ अकाउंट पे चेक, मीन्स आप इसको समराइज करिए, आपने कैश में पेमेंट कर दिया है 10,000 से ज़्यादा का, कैश में पेमेंट कर दिया है 10,000 से ज़्यादा कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। लैंड का डिडक्शन नहीं मिलेगा, गुडविल का डिडक्शन नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बाकी सबका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। नो डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 35AD वेयर इट हैज़ बीन क्लेम्ड इन दिस प्रीवियस ईयर और एनी अदर प्रीवियस ईयर। ये डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आप इसे ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो तो दो बार नहीं मिलेगा। सेक्शन 115BAC डिडक्शन ऑफ सेक्शन 35AD इज नॉट अलाउड, सासू माँ को ये भी नहीं पसंद, ठीक है। चलिए इफ एनी एसेट ऑन विच, देखिए अब ये बात ध्यान से समझिएगा, इफ एनी एसेट ऑन विच अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 35AD हैज बीन अलाउड इज यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर देन स्पेसिफाइड बिजनेस, the total amount of reduction so claimed and allowed in one or more previous year in respect of such asset as reduced by the amount of depreciation allowable in the accordance with the provision of section 32 as if no deduction had been allowed under section 35AD shall be deemed to be income of the SSC chargeable under the head PGBP of the previous year in which the asset is so used। Oh my God, मैडम क्या कह दिया? मैडम ने ये कहा आपसे कि आपने एक एसेट परचेज करी फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस। अब स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से हैं वो अभी आपको मैं आगे बताऊंगी, ठीक है।
आपने अंडर सेक्शन 35AD इस एसेट से रिलेटेड 100% डिडक्शन क्लेम कर लिया, चाहे वो पिछले किसी प्रीवियस ईयर में किया हो, चाहे वो करंट प्रीवियस ईयर में किया हो, आपने डिडक्शन क्लेम कर लिया। अब आपने क्या किया, इसका डिडक्शन क्लेम करने के बाद इस एसेट को स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करने की बजाय आप दूसरे बिजनेस में यूज करने लग गए। तो जिस ईयर में आपने ऐसी गुस्ताखी की है, जिस ईयर में आपने इसे दूसरे बिजनेस में यूज करना स्टार्ट किया है, उस ईयर में आपके लिए ये जो 100% डिडक्शन आपने यहाँ क्लेम किया था ना, यहाँ इसको एज ए एक्सपेंडिचर आपने 100% क्लेम किया था, ये आपका बन जाएगा इनकम। और इनकम किस हेड में, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने थोड़ी सी दया दिखा दी आपको कि इस इनकम में से आप लेस कर लो डेप्रिसिएशन। कौन सा डेप्रिसिएशन? अगर ये 100% डिडक्शन इस एसेट पे नहीं मिलता तो इस एसेट पे अब तक जितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया होता उतना आप डेप्रिसिएशन का डिडक्शन ले लो, बाकी जो डिफरेंस का अमाउंट है वो आप इस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में आपने उसे दूसरे बिजनेस के लिए यूज में लेना शुरू किया है, टैक्सेबल कर लो। इसमें जेन्युइन बात है भाई साहब, कोई गलत बात है ही नहीं। आपने शर्तों का उल्लंघन किया। शर्त क्या है? स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एसेट यूज होनी चाहिए, कैपिटल इन द नेचर होनी चाहिए, 100% डिडक्शन ले जाओ। कैपिटल एसेट होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर लैंड नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए, गुडविल नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपने इसके लिए 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट कैश में ना किया हो। अगर इनमें से आप कोई सी भी शर्त को डिफॉल्ट करते हो तो आप डिडक्शन के लिए हकदार नहीं हो। तो अब जब आपने इसको स्पेसिफाइड बिजनेस की जगह दूसरे बिजनेस में यूज़ कर लिया तो आप ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि आपको डिडक्शन का हक मिलेगा, बरकरार रहेगा? जैसे ही आप इसे दूसरे बिजनेस के लिए यूज़ करना शुरू करेंगे वैसे ही डिपार्टमेंट आके आपका हाथ थाम लेगा और बोलेगा रुको ज़रा, हमें टैक्स तो देते जाओ, आपको आपकी इनकम तो डिक्लेयर करते जाओ। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से हैं, कितना डिडक्शन मिलेगा। 100% डिडक्शन मिलेगा इन स्पेसिफाइड बिजनेस के केस में। कौन से हैं साहब? setting up and operating a cold chain facility, setting up and operating a warehouse facility for agriculture produce, laying and operating cross country pipeline for distribution of petroleum, oil, natural gases, building and operating a hotel of 2-star and above category, a hospital with minimum 100 patient bed, housing project under slum development scheme, housing project under affordable housing scheme, production of fertilizers, setting up and operating island container depot or container freight stations, beekeeping and production of bees, honey and wax, setting up and operating a warehousing facility for sugar, warehousing facility for agriculture produce, ठीक है, laying and operating a slurry pipeline for transportation of iron ore, setting up and operating a semiconductor water fabrication manufacturing unit, developing or maintaining and operating or developing, maintaining and operating a new infrastructure facility, but this should be on or after 1st April 2017, right? चलिए, इस तरीके से हमारा सेक्शन नंबर 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक्ड डिडक्शन कंप्लीट होता है। सेक्शन 28 चार्जेबिलिटी, 30 बिल्डिंग, 31 प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर, 32 डेप्रिसिएशन, 35 साइंटिफिक रिसर्च, 35 CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, 35 CCT स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सेक्शन 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक्ड डिडक्शंस। क्यों बार बार बोल रही हूँ, बार बार बोलूँगी, आप बोलेंगे तभी आपको ये याद होंगे। सबसे बड़ा गेम होता है इनकम टैक्स में कि आपको सेक्शंस रटे हो। ठीक है, सेक्शंस याद होने बेहद ज़रूरी हैं। जैसे ही आप सेक्शन को ऐसे नंबर वाइज याद करते हैं ना, अपने आप प्रोविज़न दिमाग के अंदर ऐसे घूम जाते हैं ऐसे पूरा कि यस, सेक्शन 28 के बाद जैसे ही तुरंत 30 बोलोगे ना, रेंट रेट रिपेयर्स, ऐसे तुरंत आएगा दिमाग के अंदर। ठीक है, चलिए सेक्शन नंबर 35D अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स। सबसे पहले तो समझते हैं कि ये
प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर्स होते क्या है? इंडियन कंपनी, देखिए ध्यान से देखिएगा, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो पहले ध्यान से देखने की जरूरत है। एन इंडियन कंपनी और अदर रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। रेसिडेंट इंडियन कंपनी मतलब किसे आउट कर दिया गया है? फॉरेन कंपनी को आउट कर दिया गया है और नॉन रेसिडेंट इंडियंस को आउट कर दिया गया है। ओके, कोई भी इंडियन कंपनी और रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। कोई भी आपने प्रिलिमिनरी खर्चा किया है, ये खर्चा होता क्या है? आपके बिजनेस के शुरू होने से पहले आपने कुछ खर्चे किए हो, ठीक है। बाद के तो खर्चे आपको वैसे ही अलाउड हो जाते हैं, तो ये खर्चे जो हैं ये आपके बिजनेस के स्टार्टअप से रिलेटेड होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड होते हैं, राइट। ठीक है, तो ये जो खर्चे हैं आपको अलाउड हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। कहाँ से शुरू होंगे ये 5 साल? उस प्रीवियस ईयर से शुरू होंगे जिस प्रीवियस ईयर में आपने बिजनेस को शुरू किया है। तो मान लीजिए 2 लाख रुपए का खर्चा है, तो ये 5 साल में आपको अलाउड होंगे। कितना हो गया? 40,000 पर प्रीवियस ईयर आपको ये अलाउड हो जाएंगे, राइट। अब देखिए जरा कौन कौन से एक्सपेंसेस इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार करते हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना, मार्केट सर्वे करवाना कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसके लिए मार्केट है भी कि नहीं, इंजीनियरिंग सर्विसेज लेना, लीगल चार्जेस लेना फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन मतलब कि आपके मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म है तो एग्रीमेंट बनाया, कंपनी है तो एमओए एओए बनाए, राइट। तो उन सब की लीगल फीसेस, ये 5 आपके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में शामिल होते हैं। 5 साल में आपको एक्सपेंडिचर अलाउड होंगे, ठीक है। असेसी को अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के साथ में इन खर्चों का ब्यौरा देना पड़ेगा, ठीक है। वेयर द असेसी इज अ कंपनी इन एडिशन टू अबाउ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय वे ऑफ लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एमओए एओए, ऑलरेडी मैं आपको बोल चुकी हूँ, और प्रिंटिंग एमओए एओए बाय वे ऑफ फीस फॉर रजिस्टरिंग द कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, वो भी अलाउड हो जाएगा एज अ डिडक्शन, बट ओवर द 5 ईयर्स अलाउड होगा, ठीक है। देखिए ज़रा 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इन केस ऑफ अदर देन प्रेजेंट। अब देखिए ज़रा, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट लगी है अगर आपकी कोई, तो 5% आपको वो अलाउड होगी इन केस ऑफ अदर रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, ठीक है। इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन ब्रोकरेज चार्जेस ड्राफ्टिंग प्रिंटिंग, ये सब भी आपके एक्सपेंडिचर में शामिल हो जाएंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके ये खर्चे, ओके। 5% से ज़्यादा अलाउड नहीं होंगे। कितना डिडक्शन मिलेगा? देखिए ज़रा यहाँ लिखा हुआ है 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा इंडियन कंपनी के केस में, अदर देन इंडियन कंपनी के केस में 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इससे ज़्यादा ये प्रिलिमिनरी खर्चे नहीं होने चाहिए। डिडक्शन कितना मिलेगा? 1/5 मिलेगा क्वालिफाइंग लिमिट का। क्वालिफाइंग लिमिट क्या है? 5%। ये आपको ध्यान रखने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होता है कि मैडम आपने तो पढ़ाया था हमको सेक्शन नंबर 35D, उसमें बोला था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिजिबिलिटी रिपोर्ट XYZ वाले जो भी हैं वो 5 साल में आपको अलाउड हो जाएंगे, तो हमने कर दिया अलाउ करने से पहले ये देखना है कि उन खर्चों का जो अमाउंट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी सिचुएशन हो, इन दोनों में से जो भी हायर हो उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, उसके 5% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड का मैंने मतलब भी आपको बताया है। चलिए सेक्शन नंबर 35DDA VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम में आपके जो भी खर्चे हुए हैं वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड हो जाएंगे, लेकिन अलाउड तभी होंगे जब आपने उसका पेमेंट किया हो। अगर पेमेंट नहीं किया है तो अलाउड भी नहीं होंगे। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ओहो मैडम कैसी बातें, क्या करें, बातें तो सारी करनी पड़ेगी। चलिए फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर में 2 तरीके की बातें हैं। अगर एसएससी कंपनी है, मतलब खर्चा जिसने किया है वो एक कंपनी है तो अलग सिचुएशन है, अगर वो कंपनी के अलावा है तो अलग सिचुएशन है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर में भी ऐसा अलग अलग किया गया था।
अदर के केस में 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट लिया था, और कंपनी के केस में 5% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर लिया था, राइट, लिमिट के लिए। चलिए, कंपनी एसएससी के केस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं अगर आप फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, फुल डिडक्शन मिल जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो 1/5 मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, जब खर्चा किया है उसके बाद से, ठीक है, जिस ईयर में खर्चा किया है उस ईयर में मिलेगा, उसके बाद के 4 सालों में मिल जाएगा, ठीक है। अदर एसएससी के केस में चाहे आपने रेवेन्यू किया हो चाहे आपने कैपिटल किया हो, नो डिडक्शन विल बी अलाउड, ठीक है। जहां मैं सासू माँ की बात नहीं करूँ वहां पर आपको ये मान लेना है कि डिडक्शन सासू माँ को भी पसंद है। जहां मैं सासू माँ की बात ना करूँ वहां पे आपको ये चीज़ मान के चलनी है। अदर डिडक्शंस के बारे में बात करूँगी, कुछ छोटे मोटे और डिडक्शंस, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक और स्टोर्स डिडक्टेबल एज बिजनेस इनकम, ये आपको समझने ही पड़ेंगे। जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं ना वो सारे अलाउड है। मैंने कोशिश करी है कि मेरे समरी नोट्स में मैंने इधर उधर दाएं बाएं जितने एक्सपेंसेस मुझे समझ में आए उतने मैं यहाँ पर आपको शामिल कर दूँ, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहे कि भैया ये एक्सपेंडिचर मैडम आपने कवर नहीं किया। एम्प्लॉयर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर नॉन कैश है, डिडक्टेबल इफ पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर एम्प्लॉयज़, क्योंकि अगर एम्प्लॉयर पे करेगा तो ही उसका खर्चा माना जाएगा, अगर एम्प्लॉय पे कर रहा है तो खर्चा क्यों माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर बिजनेस, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड, अलाउंस ऑफ फॉर एनिमल, अगर बिजनेस से रिलेटेड है तो सब अलाउड होगा। बैड डेट्स का प्रोविजन कभी भी अलाउड नहीं होता है, बार बार बोलूँगी आपको, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स कभी भी अलाउड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो हमारा सिर्फ एक अनुमान है कि वो डूबेंगी। हमने केवल एक अनुमान इन द सेंस हमने केवल एक प्रोजेक्शन बना के रखा हुआ है कि इतने डूब सकते हैं हमारे, लेकिन जो डेट एक्चुअल में डूब गए हैं, जिनको हमने P&L से राइट ऑफ कर, जिनसे पैसा आने की उम्मीद एकदम ही नहीं है, जिन्हें हम P&L से राइट ऑफ कर रहे हैं, वो डेटर्स जो हैं वो हमें अलाउ हो जाएंगे एज अ डिडक्शन। लेकिन ज़रा ध्यान से, ये बैड डेट्स अगर फ्यूचर में मुझे रिकवर हो जाते हैं तो ये बैड डेट्स रिकवरी मेरी इनकम बन जाएगी। ऑलराइट। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स डिडक्टेबल है अगर आप इन्वेस्टमेंट बिजनेस में इंगेज हैं तो। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड्स डिडक्टेबल है, ठीक है। चलिए, अब आता है आपका एक जनरल डिडक्शन का कॉन्सेप्ट। जनरल डिडक्शन कब अलाउड करने हैं? ये वाले सारे खर्चों की तो आपको परमिशन दे दी सेक्शंस ने कि अलाउ कर दो इनको, ठीक है। अब क्या है, इनके अलावा अगर कोई और खर्चा आ जाता है जो आपका मैडम ने मेंशन ही नहीं करा, तो आपका दिमाग उस वक्त ऐसे नहीं कहना चाहिए कि यार ये तो नोट्स में दिया हुआ ही नहीं था ये वाला खर्चा। तो आपको क्या करना है, 5 शर्तें चेक करनी है। अगर वो फुलफिल होती हैं तो आप उसे अलाउड कर दो बिना सोचे समझे। पहली शर्त क्या है, वो खर्चा पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, वो खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर केवल तभी अलाउड है जब हमने ऊपर के किसी सेक्शन में उसको पढ़ा है, अदरवाइज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होना चाहिए, राइट। खुद पर्सनल नहीं होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए। पीजीबीपी से रिलेटेड, सॉरी पीजीबीपी आता है बार बार में, बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। वो खर्चा किसी लॉ या नियम को तोड़ने से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इट इज़ नॉट एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एसएससी ऑन सीएसआर एक्टिविटीज। सीएसआर एक्टिविटी से रिलेटेड खर्चा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके लिए हमने अलग से सेक्शन बनाया हुआ है। ऑलराइट। कैपिटल इन नेचर नहीं होना चाहिए, पर्सनल खर्चा नहीं होना चाहिए, बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड होना चाहिए, प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं होना चाहिए या कोई आपने ऑफेंस नहीं किया होना चाहिए, सीएसआर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तो आप उसका डिडक्शन दे सकते हैं। एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, एक्सपेंसेस अगर आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एसएससी फॉर एनी पर्पस which is an offense or which is prohibited by law under explanation 1 जो हमने अभी ऊपर बात करी, shall include and shall be deemed to have always included the expenses incurred by the SSC for any purpose which is an offense under or which is prohibited by any law for the time being in force in India or outside India, दोनों को लेंगे।
to compound an offence under any law for time being in force in India or outside India, to provide any benefit or perquisite in whatever form to a person whether or not carrying on a business or exercising profession, and acceptance is in violation of law. अगर वायलेशन ऑफ लॉ आपने कोई भी खर्चा किया है तो वो आपका अलाउड नहीं होगा। अब देखिए जरा जनरल एक्सपेंडिचर में भी यहाँ पर मैंने कुछ एक्सपेंडिचर की आपको लिस्ट दी है जो अलाउड है और डिसअलाउड है। मेरी रिक्वेस्ट है कि एक्सपेंडिचर की लिस्ट आप खुद से पढ़ेंगे, समझेंगे। नहीं समझ में आता है कोई भी पॉइंट तो वी कैन डिस्कस, मुझे कमेंट करिए वीडियो के नीचे या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप करिए। चलिए नेक्स्ट बात आती है हमारी इसी के अंदर सेक्शन नंबर 37 का सब सेक्शन 1, जो कि आपको बताता है कुछ पेनल्टीज और इंटरेस्ट के बारे में जो अलाउड है कि नहीं है। अगर पेनल्टीज इम्पोज की गई है फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ, नॉट अलाउड। पेनल्टी आपने TDS डिडक्ट किया और उसको पे करने का फेलियर किया, नॉट अलाउड। Interest paid in respect of delayed payment of income tax, not allowed. Interest penalty paid under income tax act, not allowed. लेकिन अगर आपने GST लॉ में पेनल्टी का पेमेंट किया है तो वो अलाउड है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। डैमरेज चार्जेस पे किए हैं आपने। डैमरेज चार्जेस कब पे किया जाता है? कस्टम के केस में। अगर आप ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड अपने मटेरियल को उठाते नहीं हैं जो आपने इंपोर्ट किया है तो आपको डैमरेज चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अलाउड एज इट इज नॉट अ फाइन पेड फॉर इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड अंडर EPF और मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट अलाउड। GST और ये अलाउड है। इंटरेस्ट केवल, पेनल्टी नहीं, केवल इंटरेस्ट, ठीक है। इनकम टैक्स का इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों ही अलाउड नहीं है। TDS का भी दोनों ही अलाउड नहीं है, ओके। पेनल्टी पेड बाय SSC कंट्रैक्टर फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद स्टिपुलेटेड टाइम, ये अलाउड है क्योंकि ये इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। सेक्शन नंबर 37 का सब सेक्शन 2B छोटा सा सेक्शन है जो ये कहता है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एडवर्टीजमेंट इन एनी सोवियर ब्रोशर ट्रैक्ट पैम्पलेट इट एक्सेट्रा पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट अलाउएबल एज डिडक्शन। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। नेक्स्ट हम कल डिस्कस करते हैं। कोशिश रहेगी कि कल हमारा PJBP का चैप्टर हम कंप्लीट करें। आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर किसी भी सेक्शन में किसी भी जगह आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ मुझे मैसेज ड्रॉप करिए। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू।